आप सबका वेलकम करते हैं मेरे चैनल मैथ्यापा में। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास टेंथ साइंस। ठीक, क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 1 हम लोग देखने वाले हैं। ठीक, ये जो है आरआरबी के जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं रेलवे के, वहाँ पे भी ज़रूरी है, और जो भी एग्ज़ाम होगा आपका वहाँ पे ज़रूरी है। प्लस बोर्ड का भी एग्ज़ाम क्लास 10 का आ गया, तो उसके लिए भी ये जो है बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो पहला चैप्टर है आपका रासायनिक अभिक्रियाएँ एवं समीकरण। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या चीज़ है। जैसे आप यहाँ पे जो पॉइंट दिए गए हैं आप इसको समझ सकते हैं। गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाए तो क्या होगा। ठीक है, किसकी वजह से ये चीज़ें होती हैं, ठीक ना। और उसके साथ क्या होगा, ये चैप्टर पढ़ने से पहले ये सब चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। लोहे का तवा अथवा तसला अथवा कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाए तो क्या होगा। अंगूर का किण्वन हो जाता है तो क्यों हो जाता है, किस प्रोसेस से। भोजन पकाया जाता है, कैसे पकता है भोजन। हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, क्यों डाइजेस्ट कर लेता है। हम सांस लेते हैं, क्यों ले पाते हैं। ठीक, इन सब के बारे में जो है हम लोग जो है जानकारी लेंगे और ऐसा क्यों होता है। तो इन सब के पीछे का जो वजह है वो क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएँ। ठीक ना, रासायनिक अभिक्रियाओं की वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब आइए इसमें देखते हैं कहाँ से जो है हम लोगों को। पहली बात तो ये कि आप इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक ना। ये चीज़ याद रखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपसे जो है पूछ लिया जाएगा कि जब कभी भी जो है जस्ते पर, ठीक, जिंक पर, जस्ता मतलब जिंक पर जो है H2SO4 जो है H2SO4 इन दोनों का रिएक्शन कराया जाता है तो आपको क्या मिलता है, H2 मिलेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक ना, क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनता है। ठीक है भाई, जब कभी भी जिंक और H2SO4 मतलब कि तनु सल्फ्यूरिक एसिड का दोनों का जो है मिक्सअप किया जाएगा, रिएक्शन कराया जाएगा तो आपको जो है हाइड्रोजन गैस मिलेगी। और यहाँ पे ये दे रखा है आपको, ये एक इक्वेशन दे रखा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। ठीक, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों को जो है मिक्स किया जाएगा, दोनों को एक साथ रिएक्शन कराया जाएगा तो जो बनेगा वो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों को जब मिलाया जाता है तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब आप ये देखें यहाँ पे दो चीज़ें हो रही हैं, ठीक ना। एक आप यहाँ पे समझ सकते हैं, ये तीर है, एरो है, और इसके इधर जो है दो चीज़ें लिख करके ऐड की जा रही हैं और यहाँ पे एक चीज़ बन रही है। ठीक, तो इन दोनों चीज़ों को जो है क्या बोला जाएगा, अभिकारक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अभिकारक। ये जो चीज़ है वो क्या होगी, आपकी अभिकारक है, और ये वाला जो चीज़ बनेगा ये क्या होगा, आपका उत्पाद होता है। ठीक है ना, क्या होता है, उत्पाद बोलते हैं इसको। ठीक है, अब आइए आगे चलते हैं। क्या टॉपिक है, रासायनिक समीकरण को लिखना। ठीक, रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है ये चीज़ देख लीजिए। देखिए एक एरो होती है, ठीक, ये एरो है, एरो का ये जो तीर वाला निशान बना है, ठीक ना, ये जो तीर वाला निशान बना है ये उस साइड रहेगा जिधर साइड में आपका उत्पाद या फिर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक, जिधर प्रोडक्ट आपका बनेगा उस साइड जो है ये आपका जो है तीर रहता है। ठीक है, और इसके इस साइड में जो है जो भी आपके एलिमेंट होंगे, जो भी चीज़ें आप जो है यहाँ पे ऐड करेंगे वो चीज़ जो है इसके टेल की तरफ रहती है। ठीक है, आप इन दोनों को ऐड कर रहे हैं और इन जब दो चीज़ होंगी तो उसको जो है प्लस के साथ दिखाना पड़ता है क्योंकि इन दोनों को जो है आपस में जोड़ा जा रहा है। ठीक है, रिएक्शन कराया जा रहा है और ये तीर से क्या होता है, सेपरेट होता है। इसके इधर साइड में क्या बन रहा है, आपका प्रोडक्ट आपका बन रहा है। ठीक है, अब आइए चलते हैं आगे। संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। ठीक, संतुलित रासायनिक समीकरण इसका क्या मतलब है। देखिए जो संतुलित रासायनिक समीकरण है इसका मतलब ये है, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ा होगा। ठीक, द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है। ठीक, जो मास होती है, मास का ना तो जो है एक्स्ट्रा जो है उसमें कोई जो है निर्माण हो पाएगा, ना ही उसको जो है हम लोग खत्म कर पाते हैं। ठीक, मतलब ये कि रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का जो कुल द्रव्यमान होगा वो और अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के जो है बराबर होता है। ठीक, जैसे ये आपका इस साइड जो है आपका उत्पाद बन रहा, प्रोडक्ट बन रहा है, और इस साइड जो भी आपके अभिकारक है इसका जो द्रव्यमान रहेगा, टोटल द्रव्यमान जो यहाँ रहेगा वही टोटल द्रव्यमान जो है आपका यहाँ पे भी रहना चाहिए। ठीक, यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, समझ रहे हैं बात। ठीक, जो अभिकारक का टोटल द्रव्यमान, वो प्रोडक्ट का जो टोटल द्रव्यमान है वो दोनों कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है, मतलब बराबर होने चाहिए। यही होता है आपका संतुलित रासायनिक समीकरण। अब यहाँ पे देखिए जो पीछे हम लोग बात कर रहे थे, जिंक हो गया और ये सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ये दोनों क्या बनाएंगे, ZnSO4 को क्या बोला जाता है, जिंक सल्फेट बोला जाएगा और क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनती है यहाँ पे। ठीक ना, हाइड्रोजन गैस आपकी जो है बन जाएगी। ये चीज़ हो गया। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है आपके पास, नेक्स्ट टॉपिक क्या था।
जैसे कभी कभी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जो इक्वेशन आपको दे दी जाएगी, एक समीकरण दे दिया जाएगा, उसमें बोला जाएगा कि आप इसको जो है संतुलित करो, ठीक है ना। ठीक, इसमें संतुलित करना रहता है। संतुलित करने का मतलब ये कि जो ये चीज़ है ये, ठीक, इसके इधर जितना द्रव्यमान है इधर भी उतना ही द्रव्यमान होना चाहिए। ठीक, जैसे अगर मैं बात करूँ Fe की, Fe यहाँ पे कुछ नहीं लिखा गया, Fe कितना है, एक ही है। ठीक, Fe इस साइड एक है, इसमें तो कोई Fe है नहीं, इसका मतलब ये कि इस साइड भी क्या होना चाहिए, एक ही Fe होना चाहिए। ठीक है, ठीक, लेकिन यहाँ पे Fe3O4 बना है, मतलब 3 Fe आ गया है, इसका मतलब ये संतुलित अभी नहीं है, तो इसको संतुलित करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे हम लोग संतुलित करेंगे, अब आइए देखिए यहाँ पे। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे, देखिए अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे टोटल में देखिए यहाँ पे 3 Fe है, तो यहाँ पे भी एक Fe था, उसके साथ हमने क्या कर दिया, 3 ऐड कर दिया अपने मन से, ठीक ना, 3 ऐड कर दिया। अब क्या है कि यहाँ पे देखिए H की वैल्यू कितनी है, 2 ये है और 4 ये है, ठीक ना। अगर मैं ऐसे लिखूँ 2 ये है, इसका मतलब हाइड्रोजन 2 है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे 4 लिख दे तो इसका मतलब क्या, ये जो हाइड्रोजन अभी तक 2 था, लेकिन अब कितना हो जाएगा, 4 × 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ठीक ना। इसका मतलब क्या कि 8 हाइड्रोजन इसमें जो है हो गए हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ये H2 है, यहाँ 2 से 4 करेंगे तो ये कितना हो गया आपका, 8 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे भी 8 हो गए और यहाँ पे भी जो है आपके 8 है। अब O जो है 4 के साथ में, मतलब कि 4 O होना चाहिए, ठीक ना। ऑक्सीजन कितना होना है, 4, तो यहाँ पे भी देख लीजिए ऑक्सीजन कितना है आपका, 4 ही ऑक्सीजन, तो ये पूरे तरीके से क्या हो गया आपका, संतुलित हो गया। ठीक है, ये इक्वेशन याद भी रखिएगा, सीधे याद रखिए। ठीक है, तो आप जो है एकदम इजी रहेगा, 3Fe प्लस जो है 4H2O इक्वल जो है आपका Fe3O4 प्लस 4H2। ठीक, ये जो है आपका यहाँ पे जो है पूरा प्रोडक्ट बन जाता है, Fe3O4 इसमें जो है बनता है। ठीक, आयरन का जो है अगर वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, Fe3O4 बनेगा और 4H2 बनता है। ठीक है, ठीक है भाई, इतना चीज़ आप जो है याद करके रखिएगा। इसका कोई मेथड नहीं है कि किसमें मतलब आयरन के साथ 3 होगा कि 4 होगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ हिट एंड ट्रायल विधि से ही इसको जो है हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, हिट एंड ट्रायल मतलब कि एक एक करके एज्यूम करके आपको लेकर के चलना पड़ेगा, इसमें इसी वजह से थोड़ी कठिनाई होती है। ठीक है भाई, तो 3Fe को H2O के साथ मिक्स करेंगे तो Fe3O4 बनता है और 4H2 के साथ। अब जैसे कोई भी अगर आप जो है सूत्र लिखते हैं अभिकारक या उत्पाद में कोई भी चीज़ लिखते हैं तो उसके साथ जो है उसके अवस्थाओं का भी जो है खास ख्याल रखना पड़ता है। जैसे G फॉर गैस हो गया, L फॉर लिक्विड हो गया, AQ मतलब एक्वस हो गया। ठीक है, इस तरीके से जो है चीज़ों को लिखना पड़ता है। जैसे S हो गया तो S मतलब क्या हो गया आपका, ये सॉलिड हो गया। ठीक, H2O मतलब यहाँ पे किस फॉर्म में लिया गया है, वाटर तो है लेकिन गैसियस फॉर्म में लिया गया है। ठीक, Fe3O4 है तो किस फॉर्म में बना है, सॉलिड फॉर्म में है। H2 यहाँ पे बना है तो किस फॉर्म में बना है, गैस के फॉर्म में बना, मतलब ये कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का निर्माण हुआ है। ठीक है, Fe किसमें है, सॉलिड फॉर्म में, H2O गैसियस फॉर्म में है और क्या बनाता है, Fe3O4 बनाता है सॉलिड स्टेट में और H2 आपका जो है गैसियस स्टेट में बन जाता है। ठीक है, ये हो गया उसके जो है स्टेट को लिखना, अवस्था को जो है लिख करके बताना यहाँ पे। अब अगर बात की जाए CO प्लस H2 की, किसकी बात की जाए, CO प्लस H2 के बारे में अगर मैं बात करूँ, ठीक, इस CO को क्या बोला जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बोला जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये गैसियस फॉर्म में है और यहाँ पे ये क्या है, H2 आपका जो है ये भी गैसियस फॉर्म में है और 340 ATM प्रेशर पे जो है इनको जो है मिक्सअप किया जाता है तो क्या बनता है, CH3OH बनता है। ठीक, CH3OH बने। फिर क्या करेंगे हम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्वस कार्बन डाइऑक्साइड को 12H2O मतलब यहाँ पे जो H2O है वो किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। 12H2O सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल पे जो है C6H12O6 जो है एक्वस फॉर्म में प्राप्त होगा। O2 ऑक्सीजन भी जो है आपको एक्वस फॉर्म में प्राप्त होगा। 6H2O जो है लिक्विड फॉर्म में आपको जो है प्राप्त हो जाएगा। ये जो C6H12O6 है इसी को बोला जाता है ग्लूकोज बोला जाता है। ठीक है, तो CO2 और H2 मिलेंगे, CH3OH बनेगा। उसके बाद CO2 और जो है आपके H2O इन दोनों को मिलाया जाएगा तो क्या बनेगा, C6H12O6 जिसको बोलते हैं ग्लूकोज। किस फॉर्मेट में रहेगा आपका, एक्वस के फॉर्मेट में वो रहेगा। और यहाँ पे ऑक्सीजन का भी निर्माण होता है, 6 मोल ऑक्सीजन का भी निर्माण होगा। H2O मतलब लिक्विड फॉर्म में जो है आपका, लिक्विड फॉर्म में जो है वाटर भी जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को दोनों को मिक्सअप करने पर सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की उपस्थिति में जो है क्या बनता है आपका, C6H12O6 का जो है निर्माण होता है। ठीक है भाई, ये बात ध्यान रखिएगा, ये पूछी भी जाती हैं चीज़ें। और देख लेते हैं
आप यहाँ पे देख रहे हैं जो पहला क्वेश्चन है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। ठीक, जब मैग्नीशियम रिबन को जो है रखा जाता है, वायु में रखा जाता है, तो ये वायु के ऑक्सीजन से जो है रिएक्शन करके जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ये बना लेता है। ठीक है, तो जो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर बन जाती है मैग्नीशियम पे, वो क्या करती है, उसको जलने में जो है बाधा उत्पन्न करती है। इस वजह से जब कभी मैग्नीशियम रिबन को रखा जाता है तो उसको अच्छे से जो है रैक पेपर से जो है रगड़ लेना चाहिए, ताकि वो ईजिली जो है जल सके। ठीक, यही वजह होता है। और बाकी ये आपको जो है समीकरण संतुलित करना, आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, देखते हैं रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार। जो रासायनिक अपक्रियाएं हैं उनके टाइप के बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले नंबर पे आपकी आती है संयोजन अपक्रिया। ठीक, संयोजन का मतलब ही आप समझ रहे होंगे क्या होता है, संयोग। ठीक ना, संयोग मतलब यहाँ पे क्या करना है, प्लस करना है। आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लस करना है। ठीक, जो संयोजन अपक्रिया है इसका मतलब क्या है, इसका डिफिनीशन क्या है, ऐसी अपक्रिया, देखिए जूम कर देता हूँ मैं, ऐसी अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक का मतलब समझ रहे हैं, जो ये एरो होती है इस साइड का जो भी पोर्शन होगा, ठीक, जो भी पोर्शन होगा उसे अभिकारक बोलते हैं, और इस साइड जो बनेगा वो क्या होता है, आपका उत्पाद होता है। ठीक, उत्पाद बोल सकते हैं या फिर आप प्रोडक्ट इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो अभिकारक समझ में आ गया होगा। तो दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके एकल उत्पाद का, ठीक ना, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है, संयोजन अपक्रिया बोला जाता है। ठीक, कहने का मतलब ये कि जैसे अब ये देखिए, दो, एक से अधिक, ठीक ना, दो या दो से अधिक हो गया। ठीक, ये दोनों अभिकारक मिल करके एक उत्पाद बना रहे हैं, तो उसी को बोला जा रहा है संयोजन अपक्रिया बोला जा रहा है। ठीक, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उसे संयोजन अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, आइए ये एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं संयोजन अपक्रिया में ये एग्जाम्पल समझते हैं। CaO है यहाँ पे, ठीक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना। ठीक, बिना बुझा हुआ चूना मतलब क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया आपका। ठीक, कैल्शियम ऑक्साइड मतलब क्या, सॉलिड स्टेट में। जब इसको जो है पानी के साथ मिक्स किया जाएगा तो आपके पास क्या बनेगा, CaOH मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, जिसे हम लोग बोलते हैं बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना का मतलब क्या हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ठीक है, ये कब बनता है आपका, जब बिना बुझा हुआ चूना, जिसको कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, वाटर के साथ मिक्स करता है तो CaOH बनाता है, जिसको बुझा हुआ चूना बोला जाता है। ठीक, और उससे क्या निकलती है, थोड़ी बहुत एनर्जी भी निकलती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इस अपक्रिया में जो है कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल मिलकर एकल उत्पाद बना रहे हैं। ठीक, एकल उत्पाद बना रहे हैं जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ऐसी अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसी को ही जो है संयोजन अपक्रिया बोला जाता है। तो ये आपकी संयोजन अपक्रिया है। ठीक है, जो संयोजन अपक्रिया होती है उसमें क्या होता है, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उसी को बोला जाता है संयोजन अपक्रिया बोला जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब बुझा हुआ चूना बन जाता है। ठीक है, अब आप ये समझिए, यहाँ पे ये एक और बात देखते हैं कि जो आपने अभी ऊपर जो है एक रिएक्शन देखी है, उसमें आपके पास जो बन रहा था वो क्या था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है आपके पास बन गया। ठीक, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसी को बोलते हैं बुझा हुआ चूना बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। ठीक, इसका जो यूज होता है, हम लोग क्या करते हैं, इसका जो यूज है कहाँ पे करते हैं, दीवारों को सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। ठीक ना, किसके लिए किया जाता है, जो दीवार होती हैं, आपके घरों की दीवारें होती हैं, उनको सफ़ेदी करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक, अब जो कैल्शियम आपका जो है हाइड्रोक्साइड है, वो क्या करेगा, धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ठीक ना, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। आप यहाँ पे देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म के साथ जब जो है रिएक्शन करता है, ठीक है, तो क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट जो है आपका ये बना देता है। ठीक, और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, यही वजह होता है जो है सबसे ज़्यादा चमक आने के लिए। दीवारों पे जब चमक आती है, जब आपने अपनी दीवारों को पेंट कर दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड से मिक्सअप करेगा, रिएक्शन करेगा, और आपकी दीवारों को जो है किस में कन्वर्ट कर देगा, वो CaCO3 में, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट में जो है, वो कैल्शियम कार्बोनेट में जो है कन्वर्ट कर देता है, जो चमक देने के लिए जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसकी वजह से दीवारों पर जो है चमक आ जाती है। 2-3 दिन के बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है, जिससे दीवारों पर क्या आ जाता है, चमक आ जाता है। ठीक है, और रोचक बात यह है कि जो आपकी कैल्शियम कार्बोनेट है, इसी को जो है संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी
कहा जाता है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र है, संगमरमर, ठीक, संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है, तो कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड स्टेट में। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड स्टेट में संगमरमर का सूत्र भी यही है, और यही जो है जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उससे जो है ये बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्शन करके बनता है, और जो दीवारों पे चमक होता है उसके लिए जिम्मेदार भी जो है आपका कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। और ये जो है, आइए देखते हैं संयोजन अपक्रिया की और कुछ एग्जाम्पल हैं। जैसे ये देखिए, कोयले का दहन किस में आता है, संयोजन अपक्रिया में आता है। जैसे कार्बन है सॉलिड स्टेट में, ऑक्सीजन गैसियस में है, ये दोनों मिल करके एक जो है नया उत्पाद बना रहे हैं, CO2 बना रहे हैं, गैस बना रहे हैं। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं, अगर H2 और ऑक्सीजन दोनों मिलते हैं तो क्या बनाएंगे, H2O बनाते हैं लिक्विड फॉर्म में, और ये दोनों यहाँ पे गैसियस फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि ऊष्माक्षेपी रासायनिक अपक्रिया क्या होता है। ऊष्माक्षेपी क्या होता है, देखिए जैसे क्या होता है, कुछ रिएक्शन होते हैं जिसमें अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक ना, क्या होती है, उसमें अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। इससे अपक्रिया का जो मिश्रण होता है वो क्या होता है, गर्म हो जाता है। जिन अपक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसी को बोला जाता है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। जो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होती है, ऊष्माक्षेपी, ठीक, ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा का मतलब क्या हो गया आपका, हीट हो गया, मतलब ऊष्मा ही हो गया। क्षेपी मतलब क्या होता है, निकलना, क्या होता है, निकलना। ठीक है, क्षेपी मतलब क्या हो गया, निकलना हो गया। ठीक, मतलब दो या दो से अधिक प्रोडक्ट को जब मिलाया जाता है आपस में तो एक नया प्रोडक्ट वो बना लेते हैं। ठीक, ये हो गया आपका जो है संयोजन अपक्रिया हो गया। और इसी में जो है जब कभी भी जब दो प्रोडक्ट को मिलाया जाता है और कुछ ऊर्जा भी निकल जाए, ठीक ना, कुछ ऊर्जा भी जो है निकले, ऊर्जा भी निकले, बाहर निकले, तो उसी को बोला जाता है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया बोला जाता है। ऐसी अपक्रिया जिसमें जो है ऊर्जा भी बाहर निकले उत्पाद के साथ में, उसे बोला जाता है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया बोला जाता है। ठीक है, आपको बात क्लियर हो गई होगी। जैसे आप यहाँ पे समझिए CH4 है, CH4 जो है आपका जो है गैसियस फॉर्म में है, O2 जो है गैसियस फॉर्म में, मतलब ऑक्सीजन है। इन दोनों को जब आप मिक्स करेंगे तो एक नया उत्पाद बनेगा जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस बोलते हैं। ठीक है, ठीक, और आपको जो है कुछ गैसियस फॉर्म में जो है वाटर के भी तत्व मिलेंगे गैसियस फॉर्म में, और वहां पे देख रहे हैं आपको प्लस ऊर्जा मिल रही है, मतलब एनर्जी का भी जो है निर्माण हो रहा है। तो ये कैसी अपक्रिया हो गई आपकी, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होगी, मतलब इसमें ऊष्मा भी जो है आपकी बन रही है। ठीक है, ठीक, आप यहाँ पे ये भी समझिए जो CH4 होता है वो क्या होता है आपका, मेथेन होता है। मेथेन और ऑक्सीजन को मिक्स किया जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होगा। ठीक ना, ये भी पूछा जा सकता है कार्बन डाइऑक्साइड का गैस का निर्माण कब होगा, तो जब CH4 और O2 ऑक्सीजन को मिक्स किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। ठीक, और ऊर्जा भी निकलती है, जिसे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया हम लोग कहते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं आगे क्या चीज़ है। यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी गई हैं कि यह ऊर्जा, जैसे क्या है, जो इस ऊर्जा के बारे में बात हो रही है, ऊष्माक्षेपी ऊर्जा के बारे में बात हो रही है। ठीक है, कि देखिए हम सभी जानते हैं कि जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ये जो ऊर्जा मिलती है हमारे शरीर में जो ऊर्जा मिलती है वो हमें कहाँ से मिलती है, भोजन से मिलती है। और ये भोजन से क्यों मिलती है, जब पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, जैसे चावल, आलू, ब्रेड में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक, जब टूटेगा तो वहाँ से कार्बोहाइड्रेट जो है की वजह से हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट के टूटने से जो है ग्लूकोज प्राप्त होता है, और ग्लूकोज हमारे शरीर के कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिल करके हमें ऊर्जा प्रदान करता है, जो ATP के बारे में हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते रहते हैं। ठीक है ना, ठीक, इस अपक्रिया का विशेष नाम क्या है, श्वसन है। इसी अपक्रिया को जो है हम लोग विशेष नाम देते हैं जिसको बोला जाता है श्वसन। ठीक, जिनका अध्ययन आप अध्याय 6 में करेंगे, जब आगे हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम तो वहाँ पे चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, ठीक, अब इसमें देख लेते हैं क्या है, C6H12O6, ये क्या है आपका ग्लूकोज है, C6H12O6। ठीक, ये क्या है आपका ग्लूकोज है, किस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में है। जब ये ऑक्सीजन के साथ मिलता है, O2 के साथ मिलता है, तो आपको क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है, 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड देगा, और उसके साथ में क्या देगा, H2O देता है, और लिक्विड फॉर्म में देता है ये 6H2O देता है, और उसके साथ में क्या होता है, एनर्जी होता है। ठीक, एनर्जी मतलब क्या, आपको ऊर्जा भी जो है ये दे देती। अब आप यहाँ पे देखेंगे तीसरा, साग सब्जियाँ
जो वनस्पतिक द्रव्य का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी क्या होता है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया का ही जो है उदाहरण है। साग सब्जियों का विघटित होकर के कंपोस्ट बनाना मतलब खाद बनना भी क्या है आपका ऊष्माक्षेपी अपक्रिया के अंतर्गत आता रहता है। ठीक है, इन सब चीज़ों को देखिए आप ध्यान से। जो प्राकृतिक दहन है वो भी क्या है आपका जो है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। ठीक है, और शोषण भी कैसी अपक्रिया है आपकी, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। ये सीधे पूछ लिया जाता है डायरेक्टली, शोषण कैसी अपक्रिया है, ऊष्माक्षेपी है, ऊष्माशोषी है, क्या है, तो आप बताएंगे सीधा ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होती है। ठीक, प्राकृतिक गैस का दहन भी ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है, साग सब्जियों का कंपोस्ट में बनना भी ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। अब आइए देखते हैं वियोजन या अपघटन अपक्रिया क्या होती है। वियोजन अपक्रिया, अभी तक संयोजन देख रहे थे, अब हम लोग देखेंगे वियोजन अपक्रिया। हम लोग देख रहे हैं वियोजन अपक्रिया, वियोजन। ठीक, वियोजन अपक्रिया, वियोजन का मतलब ही होता है क्या, टूटना। छोटे छोटे पदार्थों में क्या होना, टूटना होता है। ठीक, मतलब कि एक अकेला बंदा रहेगा, ये छोटे छोटे पदार्थों में क्या होगा, टूट जाएगा। ठीक है, जैसे ए में टूट गया, बी में टूट गया, सी में टूट गया, इन सब चीज़ों में ये क्या होगा, छोटे छोटे पदार्थों में ये टूट जाएगा, तो इसी को बोला जाता है वियोजन होना। ठीक, तो वियोजन अपक्रिया का मतलब क्या हो गया कि एक आपका जो है इसमें अभिकारक होगा, वो छोटे छोटे उत्पादों में टूट जाता है, तो उसी को बोला जाएगा वियोजन अपक्रिया बोली जाती है। ठीक, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस अपक्रिया में एकल अभिकर्मक, जूम कर दिया मैं, ये देखिए, अपक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है। ठीक, छोटे छोटे उत्पाद जो है प्रदान करता है, तो यह एक वियोजन अपक्रिया कहलाती है। जैसे एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, ये जो आपका फेरस सल्फेट है, कभी कभी आपसे पूछ लिया जाए कि फेरस सल्फेट का जो है आप रासायनिक सूत्र लिखिए, तो FeSO4, ये होता है आपका फेरस सल्फेट। Fe मतलब फेरस हो गया, यहाँ पे SO4 मतलब सल्फेट हो गया। ठीक, फेरस सल्फेट मतलब FeSO4। जब इसको थोड़ा सा हीट करेंगे, गर्म करेंगे आप, तो ये टूट जाएगा। टूट किस में जाएगा, Fe2O3, जिसको हम लोग बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3। Fe2O3 को क्या बोला जाता है, फेरिक ऑक्साइड बोला जाता है। ये किस में टूट जाता है, SO2 में, मतलब कि सल्फर डाइऑक्साइड में भी टूट जाएगा, Fe2O3 में टूट जाएगा, SO2 में टूट जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड में, और SO3 में भी टूट जाएगा। ठीक है ना, ठीक, SO2 में गैसियस फॉर्म में, SO3 गैसियस फॉर्म में, और Fe2O3 मतलब फेरिक ऑक्साइड में भी ये टूट जाता है। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे कि जो ये फेरस सल्फेट है, ये फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, SO2 और SO3 में टूट गया, तो ये किस टाइप का अपक्रिया हो गया, आपका वियोजन अपक्रिया के रूप में ये बन जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये चीज़ देखिए, एक आपके पास रिएक्शन है CaCO3, ये जो है आपका टूट जाता है, गर्म करने पे टूटता है कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में ये टूट जाता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे एक उत्पाद है और ये जो है छोटे छोटे यहाँ पे एक अभिकारक है, ये छोटे छोटे जो है उत्पादों में जो है ये टूट जा रहा है। ठीक है, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, वियोजन अपक्रिया ही बोलेंगे, वियोजन अपक्रिया यहाँ पे बोला जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए ये जो CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट है, इसी को जो है बोला जाता है संगमरमर भी बोला जाता है, संगमरमर इसी को बोला जाता है, और इसी को जो है चूना पत्थर भी बोला जाता है। चूना पत्थर भी किसको बोला जाता है, चूना पत्थर भी बोला जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट को ही बोला जाता है। थोड़ा सा इसको गर्म किया जाता है तो ये टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में, जिसको हम लोग जो है बुझा हुआ चूना या फिर बिना बुझा हुआ चूना भी कह देते हैं। ठीक ना, चूना बोल देते हैं या फिर बिना बुझा हुआ चूना हम लोग जो है इसको बोल देते हैं। ठीक, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी जो है गैसियस फॉर्म में रिलीज हो जाती है। ठीक है, CaO मतलब कि आपका जो है बिना बुझा हुआ चूना, इसको जो है बोला जाता है। ठीक, ये हो गया आपका वियोजन अपक्रिया का एग्जाम्पल हो गया। ठीक, CaCO3 को ऊष्मा दे करके तोड़ेंगे तो CaO में कैल्शियम ऑक्साइड में टूटेगा, कार्बन डाइऑक्साइड में। अब देखिए यहाँ पे ऊष्मा दे करके तोड़ रहे हैं, ठीक है, और ये क्या हो रहा है, वियोजन हो रहा है। और वियोजन हो रहा है, लेकिन किसकी वजह से हो रहा है, ऊष्मा की वजह से वियोजन हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोला गया है, ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया के का जो है नाम दिया गया है। यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अपक्रिया को ऊष्मीय वियोजन कहा जाता है। ठीक है, ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अपक्रिया को ऊष्मीय वियोजन कहा जाता है। ठीक, इसका जो निर्माण हम लोग कहाँ पे कर लेते हैं, सीमेंट के निर्माण में भी जो है ऊष्मीय वियोजन का जो है हम लोग प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हुई होगी। अब आइए एक एग्जाम्पल और देखते हैं ऊष्मीय वियोजन का। आप यहाँ पे देखिए, ये जो है आपके पास एग्जाम्पल है, ठीक, PbNO3 ट्वाइस है, ठीक ना, NO3 ट्वाइस हो गया, इसको हम लोग पढ़ेंगे लेड नाइट्रेट। ये जो है आपके पास लेड नाइट्राइट है, इसको जब तापन मतलब कि तापित करेंगे या फिर गर्म करेंगे तो ये क्या बनाएगा, PbO सॉलिड स्टेट में, मतलब लेड ऑक्साइड बनाएगा।
NO2, या फिर आप इसको कह सकते हैं नाइट्रोजन, 2 मतलब डाई हो गया, O मतलब ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड बना लेगा गैसियस फॉर्म में, O2, या फिर ऑक्सीजन बना लेगा गैसियस फॉर्म में। ठीक, अगर आपसे ये भी कभी पूछा जाए कि ऑक्सीजन कैसे बनेगा, तो PbNO3 ट्वाइस को, मतलब कि लेड नाइट्रेट को जो है गर्म करने के बाद जो है ये किस में टूट जाता है, लेड ऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन गैस में ये टूट जाता है। ये भी जो है एग्जांपल है आपका ऊष्मीय वियोजन का। वियोजन का तो है ही है, ये ऊष्मा की वजह से टूट रहा है, इसलिए इसको ऊष्मीय वियोजन भी आप कह सकते हैं। ठीक है, ठीक, आइए चलते हैं दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। और इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जो NO2 है, मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ठीक, ये चीज़ है, इसमें जो धुआं निकलता है, ठीक ना, जो धुआं निकलेगा, इसका जो धुआं निकलेगा वो किस कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है। ठीक, किस कलर का होता है, ब्राउन कलर का जो है होता है। ठीक, भूरा कलर का होता है, यहाँ पे लिखा भी गया है भूरे रंग का जो है धुआं उत्सर्जित होता है, यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का धुआं होता है। ठीक है, किस कलर का जो है धुआं निकलेगा इसमें, भूरे रंग का। जब लेड नाइट्रेट जो है ताप करने पे टूटता है, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में, इसमें जो धुआं निकलता है कैसा धुआं निकलता है, भूरे रंग का जो है धुआं निकलेगा। ठीक है भाई, आप देखेंगे यहाँ पे 2 रिएक्शन दी गई। पहली रिएक्शन है आपकी 2AgCl, Ag मतलब सिल्वर होता है, Cl मतलब क्लोराइड। ठीक, तो जो है सिल्वर क्लोराइड यहाँ पे है आपका सॉलिड स्टेट में। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो है, जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड को रखा जाता है तो ये टूट जाता है 2 पार्ट में, एक Ag में टूट जाएगा सिल्वर में, दूसरा किस में टूट जाता है, क्लोरीन गैस बनाती है। ठीक ना, क्लोरीन में टूट जाएगा और वो भी जो है गैसियस फॉर्म में, क्लोरीन गैस। तो आपसे पूछा जा सकता है क्लोरीन गैस कैसे बन सकती है, तो आप बताएंगे 2AgCl सॉलिड स्टेट का, उसको सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखा जाता है तो वो Ag मतलब सिल्वर में और जो है क्लोरीन गैस में जो है वो टूट जाती है। ठीक, और हाँ, इसमें ये देखिए जो AgCl का जो कलर होता है, जो AgCl का जो कलर होता है वो कैसा होता है, वाइट रंग का होता है। किस कलर का होता है, ये वाइट कलर का होता है, और टूट करके जो है ये किस कलर का बन जाता है, धूसर कलर। कौन सा कलर बन जाता है, धूसर रंग में जो है ये टूट जाता है। वाइट से किस में टूट जाता है, जो AgCl वाइट होता है किससे टूट जाता है, ये धूसर रंग में जो है ये टूट जाता है। ठीक है, अब बात करें सिल्वर ब्रोमाइड की, मतलब AgBr, ये भी सॉलिड स्टेट में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में आता है, ये भी जो है आपका सिल्वर में टूट जाता है और क्या बना लेता है, ब्रोमीन गैस बना लेता है। ठीक, उधर क्लोरीन गैस बना, यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, ब्रोमीन गैस बन जाता है, ब्रोमीन गैस बन जाएगा। ठीक है, ब्रोमीन गैस जो है ये बना लेता है। और ये जो अभिक्रिया होती है वो किस पे होती है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। ठीक है, ये जो अभिक्रिया की जाती है वो किस में की जाती है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। किस फोटोग्राफी में किया जाता है, श्याम श्वेत मतलब कि ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में जो है इसका यूज किया जाता है। 2AgBr, Ag और Br2 में टूटता है, AgCl जो है वाइट कलर का होता है, धूसर रंग में जो है टूट जाता है Ag और Cl2 में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे विस्थापन अभिक्रिया के बारे में, जिसको जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोला जाता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहा जाता है। ठीक, आइए विस्थापन अपक्रिया में क्या होता है ये समझ लीजिए आप। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा AB लिखा है प्लस CD लिखा है। ठीक, तो A जो है C के साथ चला जाता है। ठीक, मतलब A जो है C के साथ चला जाएगा, या मान लीजिए और जो है B जो है आपका, B जो है D के साथ चला जाएगा। ठीक, ये हो सकता है, या फिर ऐसे हो A प्लस CD लिखा हो कुछ ऐसे, तो A जो है C के साथ चला जाएगा, AC प्लस, और ये जो D है वो अकेले रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये जो CD में जो C यहाँ पे D के साथ रह रहा था, अब वो किसके साथ चला जा रहा है, A के साथ चला जा रहा है। ठीक, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे C जो है A के साथ चला गया, तो यहाँ पे C का क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, C यहाँ से डिस्प्लेस हो गया, मतलब विस्थापित हो गया, इसी को बोला जा रहा है विस्थापन अपक्रिया, इसी को बोला जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं इसको एग्जाम्पल से। जैसे यहाँ पे आप देखिए ये क्या है, Fe है, फेरस है आपका जो है। ठीक, सॉलिड स्टेट में आयरन है आपका यहाँ पे, CuSO4 है। ठीक, एक्वस स्टेट में जो है आपका कॉपर सल्फेट है। तो अब जब आपका उत्पाद बना है, जब उत्पाद बना तो ये जो Fe है, Fe जो है Cu के साथ हो गया, SO4 जो है, सॉरी, ये जो Fe है जो है SO4 के साथ आ गया है, ये जो Fe है, ये जो Fe है ये किसके साथ आ गया, SO4 के साथ आ गया। ये जो Cu है वो क्या हो गया आपका, अकेले हो गया। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे FeSO4 के साथ आ गया, Cu जो है आपका अकेला हो गया। ठीक, तो जो Fe है, ठीक, आयरन जो है आपका,
आयरन ये कॉपर सल्फेट के साथ जब रिएक्शन करेगा तो जो आपका Fe आयरन है ये सल्फेट के साथ चला जाएगा SO4 के साथ, तो यहाँ बना लेगा आयरन सल्फेट बना लेगा, और ये जो आपका कॉपर है ये अकेले रह जाएगा। ठीक है, तो इसी रिएक्शन को बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर विस्थापन अपक्रिया बोला जाता है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि देखिए लिखा गया है ना, इस अपक्रिया में लोहे मतलब कि जो आयरन है आपका ने दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया या हटा दिया। ठीक, इस अपक्रिया को विस्थापन अपक्रिया कहा जाता। अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि इसमें किसको डिस्प्लेस किया गया है, ठीक ना, किसको डिस्प्लेस किया गया, तो आप बताएंगे कॉपर को। ठीक ना, कॉपर को जो है उसने डिस्प्लेस कर दिया है, मतलब कि हटा दिया है। CuSO4 में से कॉपर को हटा दिया है, SO4 को जो है अपने साथ ले लिया, तो ये बन गया आपका आयरन सल्फेट जो है आपका यहाँ पे बन गया, और कॉपर ये जो है आपका अलग हो गया। ठीक, कॉपर को अलग कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये समझिए ऐसा क्यों हो रहा है, जो Fe है और ये जो कॉपर है और यहाँ पे SO4। ठीक, पहले तो ये जो है इन दोनों के साथ में था कॉपर सल्फेट थे, लेकिन अब यहाँ से ये चीज़ हट जाता है और ये क्या बन जाता है आपका FeSO4 मतलब कि जो है आयरन सल्फेट बन जाता है। ठीक, ये बन जाता है। ऐसा क्यों होता है आगे चल करके हम लोग पढ़ेंगे। रिएक्टिव की एक सीरीज होती है, ठीक ना, मतलब कि क्रियाशीलता की एक श्रेणी होती है जिसमें जो आयरन होता है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है। ये जो आयरन है कॉपर से क्या होता है, अधिक क्रियाशील होता है। क्या होता है, अधिक क्रियाशील होता है। ठीक ना, अधिक क्रियाशील होता है, जिसकी वजह से वो कॉपर को जो है हटा देता है और अपना जा करके SO4 के साथ जो है जुड़ जाता है। ठीक है, ठीक, अब आइए नीचे देखते हैं। जैसे ये लिखा है Zn जिंक सॉलिड फॉर्म में CuSO4 है आपका, ये क्या बना रहा है, ZnSO4 बना रहा है, और यहाँ पे भी क्या हो रहा है आपका कॉपर अलग हो जा रहा है। ठीक ना, कॉपर को विस्थापित कर दिया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो Zn है कॉपर से जो है अधिक क्रियाशील है, इस वजह से कॉपर को हटा करके SO4 को जो है अपने साथ मिला ले रहा है। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ Pb की, और ये CuCl2 है। ठीक, तो यहाँ पे जो Pb लिड है वो क्या करेगा आपका जो है Cl2 के साथ चला जाएगा और Cu को जो है विस्थापित करके अलग कर देता है। ठीक है, यहाँ पे भी वही लॉजिक है, जो Cu है उसकी जो क्रियाशीलता वो Pb से कम है, या आप कह सकते हैं Pb की क्रियाशीलता Cu से ज़्यादा है, इस वजह से जो है Cl2 जो है Pb के साथ चला जाता है, Cu दूर चला जाता है। ठीक है, ये इसी वजह से होता है। जैसे देखिए जिंक तथा लेड, जिंक ये हो गया, लेड आपका Pb हो गया। ठीक, कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व हैं, वे कॉपर को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। ठीक ना, तो ये दोनों में क्या हो गया, ये कॉपर विस्थापित हो गया। ठीक, ये सवाल पूछा जाता है कि कौन सा विस्थापित होता है, तो कॉपर विस्थापित होता है, और इसके रिएक्शन करेंगे तो ZnSO4 जिंक सल्फेट बनेगा, और इसमें जो है लेड क्लोराइड PbCl2 बनता है। ये था आपका जो है विस्थापन अपक्रिया। अब बात करते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया। द्विविस्थापन अपक्रिया क्या होती है उसके बारे में समझ लेते हैं हम लोग। जो ये द्विविस्थापन अपक्रिया, इसमें क्या है, जैसे इसको समझिए ऐसे, AB है आपके पास, CD है। ठीक ना, A जो है C के साथ चला जाए, B D के साथ चला जाए, मतलब ये क्या बन जाएगा, AC बन जाएगा, प्लस क्या बन जाएगा, BD बन जाएगा। ठीक, इसमें तो विस्थापन अपक्रिया है, क्या है, विस्थापन अपक्रिया है, लेकिन इसमें जो विस्थापन हो रहा है वो दोनों में हो रहा है। ठीक, तो इस वजह से इसको क्या बोल दिया गया, द्विविस्थापन अपक्रिया बोल दिया जा रहा है। ठीक, द्विविस्थापन रिएक्शन जो है या अपक्रिया बोला जा रहा है, क्योंकि दोनों में जो है विस्थापन का काम हो रहा है। ठीक, आइए एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे आपके पास Na2SO4 मतलब सोडियम सल्फेट यहाँ दिया गया है, BaCl2 बेरियम क्लोराइड आपको जो है यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो अब क्या होगा, NO2 जो है Cl2 के साथ आ जाएगा, SO4 जो है Ba के साथ चला जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि NaCl बन गया आपका, और यहाँ पे BaSO4 बन गया। ठीक, BaSO4 का मतलब बेरियम सल्फेट बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड आपका जो है यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, ठीक, और इसके साथ में इसमें कुछ अवक्षेप भी बनता है। क्या बनता है, अवक्षेप भी बनता है। ठीक ना, जिसको हम लोग बोलते हैं अवक्षेपण अपक्रिया भी बोला जाता है। ठीक, ऐसे अपक्रियाएं जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अवक्षेपण अपक्रिया बोलते हैं। ठीक, तो लगभग जो आपके द्विविस्थापन अपक्रिया होते हैं उसमें अवक्षेप का भी निर्माण होता है, और इस वजह से इसको जो है अवक्षेपण अपक्रिया भी बोली जाती है। ठीक है, ये बात का ध्यान रखिएगा। जैसे आपने देखा था कि जो आपका संयोजी था, ठीक, जो आपका संयोजी अपक्रिया था उसमें जो है ऊष्मा का निर्माण हो रहा था। ठीक, ऊष्मा का निर्माण हो रहा था, इस वजह से उसको जो है ऊष्माक्षेपी बोला गया। क्या बोला गया, ऊष्माक्षेपी बोला गया। ठीक है, और जो आपका वियोजक था
वियोजक, वियोजक, वियोजक में क्या लिया जा रहा था आपका, हीट लिया जा रहा था, ठीक ना। हीट मतलब जो है ऊष्मा ली जा रही थी, ली जा रही थी, इस वजह से उसको जो है आप कह सकते हैं ऊष्माशोषी, ऊष्माशोषी अपक्रिया भी कह सकते हैं, ठीक। और इसमें जो है आपका अवक्षेपण बन रहा है तो आप इसको जो है अवक्षेपण अपक्रिया भी कह सकते हैं, ठीक है। इस तरीके के सवाल क्वेश्चन में आते हैं। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल हो गया। अगर इस अपक्रिया में ही आपसे पूछा जाए कि अवक्षेपण कौन है, तो आप बताएंगे बेरियम सल्फेट BaSO4 क्या अवक्षेपण है, और NaCl आपका क्या है, उत्पाद है, क्या है इसमें, उत्पाद है, ठीक है ना। उत्पाद क्या है आपका, NaCl है, और BaSO4 आपका क्या है, इसमें अवक्षेपण की भूमिका निभाता है। और इसमें लिखा भी गया है कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है, किसका आदान प्रदान होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है, उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया भी कहा जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। हाँ, आगे चलने से पहले एक और चीज़ देख लीजिए, इसमें जो अवक्षेप है वो क्या है, BaSO4 है, BaSO4 है, ठीक है, ये अवक्षेप है। जो उत्पाद है वो NaCl है, और जो आपका ये अवक्षेप है उसकी जो कलर है वो कैसा कलर है, सफ़ेद कलर है। कौन से कलर का है ये, सफ़ेद कलर का होता है, ठीक ना। किस कलर का होता है भाई, ये पूछा जाता है कि जो इसमें अवक्षेप बना वो कौन है, BaSO4 है। BaSO4 बेरियम सल्फेट किस कलर का है, तो सफ़ेद कलर का ये होता है, और इसको जो है द्विविस्थापन अपक्रिया भी कहा जाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं आपका टॉपिक है उपचयन एवं अपचयन। उपचयन और अपचयन क्या होता है ये देख लीजिए आप। बात कर रहे हैं हम लोग अपचयन और उपचयन के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ये लिखा हुआ है अपचयन, अपचयन के बारे में देखते हैं। अपचयन, ठीक ना। अप से, आ से मतलब समझ लीजिए आप ऑक्सीजन, आ से आप क्या समझ लीजिए, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन कर लिए, ठीक है, ऑक्सीजन। अब देखिए यहाँ पे पचना, ठीक ना, पचना, ठीक है, या कुछ छोड़ दीजिए, पचना, ठीक, मतलब ऑक्सीजन का पचना, ऑक्सीजन का पचना, ऑक्सीजन का पचना, ठीक। ऑक्सीजन का पचना मतलब क्या कि ऑक्सीजन का खत्म हो जाना, ऑक्सीजन का खत्म हो जाना, ऑक्सीजन का हट जाना, ठीक, उसी को बोला जाएगा अपचयन, ठीक। मतलब कि ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का लॉस हो जाए, ऑक्सीजन का क्या हो जाए, लॉस हो जाए, उसी को बोला जाता है अपचयन। ऑक्सीजन का लॉस हो जाए इसका मतलब क्या हो गया, वो कैसी अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया होती है, ठीक। अपचयन कैसे समझेंगे, कैसे याद रखेंगे, मतलब ऑक्सीजन, पचना, पचना मतलब कि खत्म हो जाना, लॉस हो जाना, ठीक। तो ऑक्सीजन का लॉस होना, अपचयन मतलब ऑक्सीजन का पचना हो गया, ठीक है, ठीक। और इसमें क्या क्या चीज़ें और होती है जो आपका क्या नाम है कि ये अपचयन है, इसमें एक तो क्या हो गया आपका O2 का लॉस हो जाता है, O2 का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, और जो हाइड्रोजन होता है, ठीक ना, जो हाइड्रोजन होता है इसका जो है ऐड हो जाता है, ठीक ना, इसका ऐड हो जाएगा, या मतलब और चल रहा है यहाँ पे बीच में, या तो जो है ऑक्सीजन का लॉस होगा, या फिर जो है आपका हाइड्रोजन का ऐड होगा, या फिर आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन गेन होगा, इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, ठीक ना, इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा, उसी को बोला जाता है अपचयन बोला जाता है। कोई पूछे आपसे अपचयन क्या है, आप बताइए सीधे, O2 का लॉस हो जाए मतलब O2 का जो है पच जाना ऑक्सीजन का, या फिर हाइड्रोजन का जो है जुड़ जाना, या फिर इलेक्ट्रॉन का जो है जुड़ जाना, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेना, यही अपचयन कहलाता है, ठीक है। अब बात, और इसको इंग्लिश में अपचयन को क्या बोला जाता है, रिडक्शन बोला जाता है, क्या बोला जाता है, रिडक्शन, 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 ठीक। रिडक्शन का मतलब समझ रहे हैं कि रिड्यूस्ड, क्या रिड्यूस, रिड्यूस मतलब क्या हो गया आपका यहाँ पे कम, रिड्यूस मतलब कम, कम क्या हो गया यहाँ पे O2 कम हो गया, ठीक ना, रिड्यूस मतलब कम, कम क्या होगा यहाँ पे O2 जो है कम हो जाएगा, ठीक। इस वजह से इसको जो है रिडक्शन का नाम दिया गया, ठीक। अपचयन, अपचयन को जो है हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीडेशन, इसको क्या बोला जाता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन मतलब क्या हो जाता है आपका, उपचयन हो जाता है, इसमें क्या होता है ऑक्सीडेशन, ठीक। तो इसको आप ये समझ सकते हैं कि इसमें जो है ऑक्सीजन का ऐड होगा, किसका ऐड होगा, ऑक्सीजन का ऐड होगा, या फिर हाइड्रोजन का जो है, हाइड्रोजन का क्या होगा, रिमूव होगा, निकलेगा, हाइड्रोजन का त्याग होगा इसमें, या फिर इलेक्ट्रॉन का भी जो है रिमूव होगा, ठीक ना, इलेक्ट्रॉन को भी ये क्या कर देगा, लॉस कर देगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देगा या हाइड्रोजन का लॉस कर देगा, लेकिन ऑक्सीजन का जिसमें ऐड होगा उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन बोलेंगे, ठीक ना, उपचयन, ठीक, मतलब ये कि इसमें ऑक्सीजन का पचन नहीं होगा, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन जो है इसमें ऐड होगा, या फिर जो है हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, या तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे, उसी को बोला जाता है उपचयन अभिक्रिया बोली जाती है। आई होप सो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। आइए चलते यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। जैसे ये कॉपर है, ठीक ना, ये कॉपर है,
कॉपर को जो है ऑक्सीजन के साथ जो है हम लोग यहाँ पे मिला देते हैं। कॉपर को जो है ऑक्सीजन के साथ मिक्स कर रहे हैं, ताप हीट दे करके मिक्स कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, CuO बन रहा है। ठीक है, ठीक, मतलब कॉपर को ऑक्सीजन के साथ अगर ऐड कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, आपका कॉपर ऑक्साइड जो है बन जाता है। अगर इसी का उल्टा करें, CuO मतलब कॉपर ऑक्साइड के साथ जो है हाइड्रोजन गैस जो है गर्म करके जो है उसके ऊपर से फेंका जाए या फिर निकाला जाए या फिर उसके ऊपर डाला जाए, तो जो है आपको जो है कॉपर जो है रिवर्स प्राप्त हो जाएगा और जो है H2O जो है आपको मिल जाती है। और जब ये काली परत मतलब जब हाइड्रोजन गैस उसके ऊपर से प्रवाहित की जाती है तो ये जो काले परत होती है वो भूरे रंग की जो है कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि इस स्थिति में जो है आपके विपरीत अपक्रिया जो है संपन्न हो जाती है और ये चीज़ें आपको जो है उत्पाद के रूप में मिल जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है, अपक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे कहते हैं अपचयन हुआ। ठीक, तो बोला जाता है वहाँ पे क्या हुआ, सॉरी उपचयन हुआ, उसमें क्या बोला जाएगा, उपचयन हुआ है। जब अपक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसे कहते हैं कि उसका अपचयन हुआ है। अपचयन में ह्रास होगा, उपचयन में क्या होगा, आपका ऑक्सीजन का ऐड होगा या वृद्धि होगी। अब आप यहाँ पे ये जो रिएक्शन है इसको आप देखिए। ठीक, यहाँ पे CuO है, ठीक, कॉपर ऑक्साइड है और ये हाइड्रोजन है। अब यहाँ पे कॉपर के साथ में O है, लेकिन जब यहाँ पे आप उत्पाद देखेंगे तो ये Cu हो गया और ये H2O हो गया। ठीक, मतलब कॉपर के साथ ऑक्सीजन हट गया, तो आपने यही समझा कि जब ऑक्सीजन का ह्रास होता है, लॉस होता है तो वो क्या होता है, आपका अपचयन होता है। क्या होता है, अपचयन होता है। तो यहाँ पे जो अपचयन हुआ है वो किसका हुआ है, Cu का हुआ है। ठीक, Cu के साथ O था लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, अपचयन हो गया। ठीक ना, Cu से O जो है हट गया तो यहाँ पे क्या हो गया, अपचयन हो गया। अब यहाँ पे H2 जो है अकेला है, O नहीं है इसके साथ, यहाँ पे H2 के साथ O आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे O2 का जो है गेन हो गया। O2 यहाँ पे जो है ऐड हो गया, सॉरी O जो है ऐड हो गया, O2 मतलब वही ऑक्सीजन या फिर O समझ लीजिए। ठीक ना, O जो है यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो गया, ऐड हो गया है। ठीक, तो आपको यही पता था कि भाई जब ऑक्सीजन ऐड होता तो उसे उपचयन बोलते हैं, तो ये क्या हो गया, आपका उपचयन रिएक्शन हो गया। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे इस रिएक्शन में दो अभिकारक हैं, एक अभिकारक का जो है अपचयन हो रहा है, दूसरे अभिकारक का जो है उपचयन हो रहा है, तो इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, उपचयन अपचयन उपचयन अपचयन रिएक्शन बोला जाता है, या फिर इसी को बोला जाता है रिडॉक्स अपक्रिया। रिडॉक्स अपक्रिया उसे बोलते हैं जिसमें उपचयन भी हो और अपचयन भी हो, दोनों अपक्रियाएं एक साथ होती हैं, उसी को बोला जाता है रिडॉक्स अपक्रियाएं भी बोली जाती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आपके पास ये है। अब रिडॉक्स अपक्रिया के लिए देख लीजिए, जैसे ZnOC है, O जो है यहाँ पे Zn के साथ है, जब आप इधर देखेंगे तो Zn के साथ O हट जाता है, O जो है Cu के साथ में हो जाता है। ठीक है, तो जो ZnO है इसका जो है आप यहाँ पे क्या बताएंगे, अपचयन हुआ है, C का यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपचयन हुआ है। क्या हुआ है, उपचयन हो गया। अब MnO2 है, 4HCl है, तो यहाँ O2 जो है हट करके जो है आपका H के साथ चला जाएगा यहाँ पे, और Mn जो है Cl के साथ आ जाएगा। ठीक, तो आप यहाँ पे देखिए MnCl2 हो गया है, और ये जो 4HCl है ये जा करके आपका 4H2O हो गया, और यहाँ पे क्लोरीन गैस जो है आपकी क्लोरीन जो है बन जाता है। ठीक है, आप ये समझिए जो MnO2 है इसका क्या हो रहा है, यहाँ पे अपचयन हो रहा है, और जो HCl है इसका क्या हो रहा है, यहाँ पे उपचयन हो रहा है। ठीक है, अब आइए आगे चलते हैं। ये जो है आपके पास क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि जो उत्पाद आपका बनता है Mg जो है आपका O के साथ रिएक्शन करेगा, तो यहाँ पे आपका MgO बन रहा है। ठीक ना, ये बन रहा है, तो अब पूछ रहा है कि अपचयन हो रहा है यहाँ पे मैग्नीशियम का कि उपचयन हो रहा है, तो यहाँ पे Mg के साथ O आ रहा है। ठीक ना, O आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई ऐड हो रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपचयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपचयन हो जाएगा। ठीक है, और इसको आप कमेंट में करके बताइएगा अभी कि उपचयन होगा कि अपचयन होगा, सही है कि नहीं सही है। ठीक है, ध्यान देके आप बताइएगा इसको। आप ये समझिए संक्षारण क्या होता है। ठीक है, जब कोई भी लोहे की बनी हुई नई वस्तु होती है तो वो क्या होती है, चमकीली होती, चमकती रहती है। ठीक, लेकिन कुछ समय के बाद जब समय बीतता है तो उस पर क्या होता है, लालिमा युक्त भूरे रंग की एक परत चढ़ जाती है। ठीक, जो वस्तु चमकती रहती है वो अब किस कलर में चेंज हो जाती है, ब्राउन कलर में, किसमें, भूरे रंग में जो है धीरे धीरे वो कन्वर्ट हो जाती है। तो इसी प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, लोहे पर जंग लगना कहा जाता है। ठीक है, ठीक, अगर और कुछ धातुओं के बारे में बात की जाए, जैसे चांदी के बारे में अगर आप बात करेंगे तो जो चांदी होती है अगर उसके पास कहीं पे अम्ल हो या आर्द्रता हो, उसके संपर्क में अगर ये आ जाती है चीज़ें,
तो उसके ऊपर क्या हो जाता है, काले कलर की एक जो है परत चढ़ जाती है, ठीक ना। चांदी के ऊपर कैसी परत चढ़ जाती है, काले कलर की एक परत चढ़ जाती है। और जो तांबा होता है, तांबे के ऊपर कैसी चढ़ जाती है, हरी परत जो है चढ़ जाती है। ये बात ध्यान रखिएगा। और इन सब चीज़ों को, और ये जो प्रोसेस होता है, इसी को बोला जाता है संक्षारण बोला जाता है, ठीक। इसी चीज़ को क्या बोला जाता है, संक्षारण बोला जाता है, ठीक है। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होती हैं और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहा जाता है, ठीक। ये ध्यान रखिएगा कि जो लोहा होता है वो चमकता रहता है, बाद में किस कलर का हो जाता है, ब्राउन कलर का हो जाता है। किस कलर का हो जाएगा भाई, ब्राउन कलर का हो जाएगा। और जो आपकी चांदी होती है, चांदी वो किस कलर की हो जाती है, काली कलर की हो जाती है। और जो ये आपका तांबा होता है, तांबा वो किस कलर का हो जाता है, हरे कलर का हो जाता है। इसी को संक्षारण बोला जाता है, ठीक है। अब आइए बात कर लेते हैं विकृति गंधिता। विकृति गंधिता क्या होती है, ये देख लीजिए। विकृति गंधिता, ठीक ना। इसमें बात की जा रही है जैसे जो आप अपने घर पे खाना बनाते हैं तो उसमें क्या है, फैटी युक्त या फिर जो है तेली खाद्य सामग्री को जो है रखते हैं, डालते हैं, ठीक। और इन सब चीज़ों को जो है लंबे समय तक रखने के लिए आप ये चाहेंगे कि उसका जो है उपचयन ना हो, उपचयन ना हो, ठीक ना। उसका क्या हो, उपचयन ना हो। उपचयन होने का मतलब क्या है, ऑक्सीजन जो है उसमें क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, ठीक ना। ऑक्सीजन ऐड हो रहा है मतलब उसका क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है, ठीक है। अगर उपचयन होगा तो वो चीज़ें क्या होंगी, खराब होंगी, ठीक है। धीरे धीरे उसका स्वाद भी बदल जाएगा और जो है गंध भी बदल जाता है, ठीक। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता बोलते हैं, ठीक है। अब इन सब चीज़ों को रोकने के लिए हम लोग जो है प्रति ऑक्सीकारक जो है उसमें मिला देते हैं, ठीक है। जिससे उपचयन की गति क्या हो जाती है, धीरे हो जाती है। जैसे अब चिप्स का पैकेट लेते हैं, आप किसका पैकेट लेते हैं, चिप्स का पैकेट लेते हैं। उसमें जो गैस भरी होती है वो O2 ना भर करके वहाँ पे नाइट्रोजन भरा जाता है। क्या भरा जाता है, नाइट्रोजन जो है उसमें भरा जाता है, नाइट्रोजन जो है मिलाया जाता है, नाइट्रोजन को जो है उसमें मिलाया जाता है ताकि चिप्स का उपचयन ना हो सके और चिप्स जो है ख़राब ना हो सके। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है, तो आप बताएंगे नाइट्रोजन की गैस भरी जाती है, ठीक। इस प्रकार से ये चैप्टर पूरे तरीके से जो है आपका ख़त्म हो जाता है। और इसमें कुछ जो फैक्ट है, आपने क्या सीखा है, तो इसमें कुछ है जो कुछ भी मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। ठीक, आइए पे समझिए, दिया गया है ये क्वेश्चन आपको दिया गया, ठीक। यहाँ पे PbO है, ये Pb में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक। इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, ठीक। मतलब ये अपचयित हो रहा है। तो ये PbO मतलब लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड का अपचयित हो रहा है, ये बात एकदम सही बात है, ठीक। अब आप ये देखिए सी के साथ O आ रहा है, इसका क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है, तो मतलब ये उपचयित हो रहा है, तो ये भी सही है। सी के साथ O आ रहा है ना, यहाँ पे CO2 बन रहा है मतलब O ऐड हो रहा है, तो ये उपचयित हो रहा है। अब आप समझिए कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड ये है। अब इसके साथ O कहीं मिल रहा नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब ये गलत है कि ये जो है नहीं होगा, तो ये गलत है। सीसा अपचयित हो रहा है, सीसा। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं इसके वर्डिंग पे। सीसा का मतलब अगर मैं यहाँ पे PbO समझूँ, ठीक है ना, PbO समझो, तो ये जो है आप यहाँ पे कहेंगे हाँ हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर सीसा का मतलब मैं सिर्फ Pb समझूंगा, यहाँ पे Pb समझूंगा, सॉलिड स्टेट में Pb समझता हूँ, तो आप ये कह सकते हैं कि ये चीज़ गलत लिखा गया, ठीक ना। सीसा ये है, इसके साथ से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन है ही नहीं, तो हटने का सवाल ही नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे फिर ये गलत हो जाएगी, ठीक है। आंसर आपका CD हो जाएगा, कोई ऑप्शन मिल नहीं रहा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सभी जो है इसमें कथन देखिए A और B दोनों क्या हैं आपके, असत्य हैं। तो असत्य हैं, तो आप इसमें से देख लीजिए कौन सा ऑप्शन, यही आपका आंसर हो जाएगा। पहला नंबर क्या हो जाएगा आपका आंसर है, सभी तो है ही नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया, इस तरीके से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। Fe2O3 2L L2O3 और Fe, ठीक। इसमें ऊपर दी गई अपक्रिया किस प्रकार की है, यहाँ पे देखिए Fe2O3 है और ये जो O3 है आपका Al के साथ चला जाता है, ठीक है। और Fe जो है बेचारा अकेले रह जाता है। इसमें देखिए क्या है, जो Fe2O3 है इसके पास ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, हट जा रहा है। तो आप ये समझ सकते हैं इसका जो है क्या हो रहा है, आपका अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, ठीक। और Al के साथ ऑक्सीजन नहीं यहाँ पे है, तो अब यहाँ पे इसके साथ में क्या हो रहा है, उपचयन, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है आपका, उपचयन हो रहा है, ठीक है ना। उपचयन, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, उपचयन हो रहा है, इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन हो गया आपका, ऑक्सीडेशन हो गया। और ये क्या हो रहा है आपका, रिडक्शन हो गया,
रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो गया, ठीक। और ये जो अपक्रिया हो रही, ये जो अपक्रिया हो रही, इसमें बहुत ज़्यादा हीट भी रिलीज हो रही है। क्या हो रही, बहुत ज़्यादा हीट रिलीज हो रही है, और इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, थर्माइट रिएक्शन भी बोला जाता है, ठीक है। कौन सा रिएक्शन बोला जाता है, थर्माइट रिएक्शन भी बोला जाता है, ठीक। थर्माइट रिएक्शन जानते रहिए, थर्माइट रिएक्शन Fe2O3 + 2Al है, से क्या बन रहा है, Al2O3 बन रहा है प्लस 2Fe, और बहुत ढेर सारी हीट की चिंगारी भी निकल रही है इसमें, तो उस चीज़ को बोला जाता है थर्माइट रिएक्शन बोला जाता है। जब हीट बहुत ज़्यादा निकले रिएक्शन में तो थर्माइट रिएक्शन भी बोला जाता है, ठीक। ये चीज़ हो गया। अब एक और पॉइंट ऑफ व्यू इसमें समझ लीजिए, पॉइंट ऑफ व्यू इसमें ये है अपना कि जैसे देखिए यहाँ पे O3 के साथ में Fe2 लगा था, तो अब यहाँ पे O3 के साथ क्या आ गया, Al2 आ गया, ठीक ना। तो मतलब ये समझिए कि जो ये Al है इसने Fe2 को मार करके धक्का भगा दिया, मार करके धक्का क्या कर दिया, भगा दिया, ठीक है ना। इसका मतलब ये कि Al जो है Fe2 से बहुत ज़्यादा बलवान है, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली या फिर क्रियाशील है, ठीक है। इस वजह से Fe2 को उसने जो है भगा दिया, तो अब यहाँ पे बन गया Al2O3 बन गया, ठीक। तो इसमें कौन सी रिएक्शन हो रही, आपको जैसे मैंने बताया था, जैसे AB है यहाँ पे C है, ठीक। अगर A जो है, AB है यहाँ पे C, अगर C जो है A को यहाँ से भगा दे, B के साथ चला जाए, ठीक, B के साथ चला जाए, तो वो क्या बनाती है, आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बनाएगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर विस्थापन अपक्रिया। क्या बनाएगी, विस्थापन अपक्रिया, ठीक है, विस्थापन अपक्रिया बनाएगी। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि विस्थापन अपक्रिया जो है ये बन गया, ठीक। द्विविस्थापन तो हो नहीं रहा, क्योंकि दो जगह विस्थापन तो हो नहीं रहा, सिर्फ एक है, तो विस्थापन अपक्रिया जो है आपकी यहाँ पे बन गई है, ये इसका जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, और इसमें जो मैंने अभी ये जो जिक्र किया इसमें थर्माइट रिएक्शन का, थर्माइट रिएक्शन का यूज कहाँ पे करते हैं हम लोग, जो रेलवे पटरियाँ होती हैं, ठीक ना, रेलवे की जो पटरियाँ होती हैं, रेलवे लाइन की जो पटरियाँ होती हैं, ठीक ना, पटरियाँ होती हैं, ठीक, पटरियाँ, वहाँ उनको जोड़ने के लिए जो हम लोग इस थर्माइट रिएक्शन का यूज करते हैं, क्योंकि इसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। वो कितना होता है, 2500 डिग्री सेंटीग्रेड से करीब जो है 3000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास इसका जो है टेम्परेचर रहता है, और वहाँ पे हम लोग जो है थर्माइट रिएक्शन का जो है यूज करते हैं, क्योंकि हाई टेम्परेचर हम लोग को प्राप्त करना रहता है, क्योंकि लोहा को पिघलाना भी रहता है, ठीक है। वेल्डिंग में जो है इसका यूज करते हैं हम लोग, भारी धातु को जो काटने में भी हम लोग थर्माइट रिएक्शन का ही यूज करते हैं, ठीक है। तीसरे वाले को देखते हैं, तीसरे वाले में क्या है, लौह चूर्ण, मतलब क्या हो गया आपका Fe हो गया, तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl, इन दोनों को जब आप करेंगे तो ये क्या हो जाता है आपका FeCl बन जाता है, Cl2 बन जाएगा, और क्या बन जाएगा यहाँ पे H2 बन जाता है, ठीक है। इसको जो है आप वो कर लीजिए, जो है इसको इक्विलिब्रियम में ला दीजिए, कैसे कैसे चीज़ें हैं, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, मतलब Fe2HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे FeCl2 बन जाएगा, और हाइड्रोजन गैस का जो है निर्माण हो जाता है, ठीक है, ठीक। तो इसमें आप देखिए क्या क्या बन रहा है, हाइड्रोजन गैस का निर्माण हो रहा है, और इसको क्या बोलते हैं, आयरन क्लोराइड बोला जाता है, तो ये आयरन क्लोराइड जो है आपका यहाँ पे बन जाता है, ठीक। Fe और 2HCl को मिलाया जाएगा तो FeCl2 और हाइड्रोजन मतलब आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस जो है बनती है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पे, ये जो है आप कर ही लेंगे, इसमें से संतुलित कर लेंगे, सब संतुलित कर लेंगे, इसमें ये चीज़ें हैं, आप इसको जो है संतुलित करिएगा, कर लीजिएगा, और किसी में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा चैप्टर आपका जो है फिनिश होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू। अब कल मिलते हैं दूसरे लेक्चर में।